2022 ईयर में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड वही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय x plus y plus t is equal to 4, 2x minus 4t equal to 7, x plus y plus z equal to 5 and x minus 3y minus z। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चार इक्वेशंस है जिसमें चार अननोन्स भी हैं। देखिए x, y, z and t ये अननोन है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Then which of these options are correct? कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ टाइप का क्वेश्चन है कि इफ लैम्डा, देखिए यहाँ पे एक अननोन लैम्डा भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए लैम्डा फोर्थ इक्वेशन में, इफ लैम्डा इक्वल टू 1 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मींस बी इज if lambda equal to 2 then the system has infinitely many solutions. Option number C is if lambda equal to 1 then the system has infinitely many solutions. Option D is if lambda equal to 2 then the system has a unique solution. तो ये था आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो क्वेश्चन इस टॉपिक से है, क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जरूर कोई कोई क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को आपको मास्टर करना होगा। थोड़ी सी इसकी बेसिक्स है, अगर आपको वो बेसिक्स पता चल गई, और मैंने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए हुए ऑलरेडी, आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट में से ये क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है बेसिक्स में क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है तो वो सारी शर्तें क्या होती है जिसके तहत आप ये बता सकते हो कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका बेसिक्स आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है कि आप ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस फॉर्म में, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखिए आप? मैट्रिक्स फॉर्म में। वो क्या है आपका? ax इक्वल टू b फॉर्म है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखिए जहां a क्या है आपका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब ये जो x, y, z, t वेरिएबल है इनके कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है। x क्या है आपका? अननोन्स। अननोन क्या है यहाँ पे? जो वेरिएबल्स हैं जिसे आप निकालना चाहते हैं वो क्या है यहाँ पे? x, y, z and t। और b क्या है आपका? राइट हैंड साइड वेक्टर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 4, 7, 5 एंड लैम्डा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखिए। ओके, चलिए मैं लिख लेता हूं एक स्टेप के लिए, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो उसके बाद के स्टेप से शुरुआत करेंगे। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि x इक्वल टू b फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा आपका? पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? x का कोफिशिएंट क्या है पहले में? 1, y का कोफिशिएंट क्या है? 1, z नहीं है यहाँ पे तो उसके कोफिशिएंट को मान लेते हैं 0, और t का कोफिशिएंट क्या लिख लेते हैं? 1। ठीक है, तो ये पहला जो मैट्रिक्स हम a लिख रहे हैं उसका पहला रो हो गया। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 2, y नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं हम? 0, z भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ले लेते हैं 0, और t का कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं? -4। वेरी गुड। चलते हैं तीसरे इक्वेशन की ओर। x, y, z तीनों कोफिशिएंट क्या है? 1, 1, 1, t इज मिसिंग तो उसके कोफिशिएंट को हम क्या ले लेते हैं? 0। ठीक है, ले लेते हैं, बहुत अच्छा। लास्ट इक्वेशन चलते हैं, यहाँ पे x, y, z, t सारे वेरिएबल्स हैं। कोफिशिएंट्स क्या क्या है? 1 है, -3, -1 एंड -10। चलिए ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A। अब लिखते हैं अननोन्स। अननोन क्या है आपका? x। मैं यहाँ पे आपको डिटेल तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर आपको ये आता है तो आप बहुत फास्ट तरीके से यही कर सकते हैं। ठीक, x क्या है आपका? अननोन्स। अननोन क्या है? x, y, z एंड t। b क्या है आपका? राइट हैंड साइड वेक्टर, वो क्या है आपका? 4, 7, 5 एंड लैम्डा। लिखिए 4, 7, 5 एंड लैम्डा। तो ये हो गया आपका क्या फॉर्म हो गया? पर्टिकुलर x इक्वल टू b फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है? ये तो स्टेप 1 था इसको सॉल्व करने का। स्टेप 1 क्या था? आपने इसको x इक्वल टू b फॉर्म में लिख लिया। चलिए यहाँ कैपिटल B कर देते हैं। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू होता है जो कि आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है इसको लिखिए। वो क्या होगा आपका? A, B। मतलब ये जो मैट्रिक्स A लिखा हुआ है उसी में एक कॉलम और ऐड कर दीजिए। वो कॉलम क्या है? B वाला कॉलम है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करके A, B मींस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। उसमें करना कुछ नहीं है, मैट्रिक्स A है आपका जो, उसमें एक और कॉलम आपको ऐड कर देना है। इसको कहते हैं क्या?
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर दिया, बी का कॉलम। बी का है, बी क्या है आपका 4 7 5 4 7 5 एंड लैम्डा, ये लीजिए। ठीक है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। कहां से? जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिले, सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, जो कि आपका ये है मैट्रिक्स से आपने एक कॉलम ऐड कर दिया बी वाला। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब मेन स्टेप क्या है, मेन बेसिक क्या है कि इस मैट्रिक्स को आप रिड्यूस कीजिए किसे, इक्लॉन फॉर्म में। वहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये था इसका बेसिक। तो बेसिक में आप चलिए, तो आपको क्वेश्चन कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसके लिए भी मैंने पहले कई सारे लेक्चर्स बना रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आता होगा तो। ठीक है, तो पहले रो का पिवोट एलिमेंट 1 है, इसकी हेल्प से यहां यहां और यहां पे 0 बनाना है। तो आपके पास कौन से ऑपरेशंस होंगे, आप ऑपरेशंस लगाएंगे। R2 goes to R2 minus 2R1, R3 goes to R3 minus R1 and R4 goes to R4 minus R1। ये ऑपरेशन लगाकर हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहला स्टेप करने वाले इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहीं पे लिखते हैं इसको। पहला रो एज इट इज लिख देते हैं, 1 1 0 1, एक लाइन खींचा, और ये क्या है आपका 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लगाते हैं ऑपरेशन, R2 goes to R2 minus 2 R1, मतलब 2 minus 2 0 0 minus 2 0 minus 2 जब आप लगाएंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे R2 goes to R2 minus 2 R1, 0 minus 2 मिल जाएगा आपको, क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, और यहाँ 0 ही है तो 0 ही रहेगा, और -4 -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका -6। सेकेंड रो की क्या हो गई, 0 -2 0 -6 एंड -1। ठीक है, थर्ड रो पे आप ऑपरेशन लगाते हैं, R3 goes to R3 minus R1, 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 0 1 0 minus 1 -1। तो आपका क्या बनेगा, ये 0 0 1 -1, और ये 5 minus 4 कर देंगे आप तो क्या बन जाएगा 1। तो थर्ड रो क्या हो गई आपकी, 0 0 1 -1 एंड 1। लास्ट को चलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 0 -4 -1 -0 means -1 -10 -1 means -11 and the last one is lambda -4। ठीक है, तो ये था हमारा बी का ऑपरेशन। अभी भी हमारी मैट्रिक्स जो है इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, तो इसके लिए अगला ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे आपको, आपका यहाँ पे -2 है, इसकी हेल्प से इसके नीचे 0 करना है। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, तो ऐसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 का लगाना है। ठीक है, इसकी हेल्प से तो आप क्या लगा सकते हैं, R4 goes to R4 minus 2 R2। ठीक है, तो आपका जो नया रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहला रो एज इट इज 1 1 0 1, यहां पे लिख देते हैं 4। दूसरा रो भी एज इट इज लिख देते हैं, 0 -2 0 -6 एंड -1। ठीक है, तीसरा रो भी एज इट इज लिख देते हैं, 0 0 1 -1 एंड 1। लास्ट रो में ऑपरेशन लग जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, तो आपका बना ये 0 और -4, यहां से इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 -4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आएगा -1 एंड दिस वन इज व्हाट, दिस विल बिकम 1 एंड द लास्ट वन विल बिकम व्हाट, लैम्डा -2। तो जब आप R4 -2 R2 लगाएंगे तो आपके लास्ट रो क्या बन जाएगी, 0 0 -1 1 एंड लैम्डा -2। ठीक है, अब आप चेक कीजिए क्या ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में है। तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि अभी भी हमारी मैट्रिक्स जो है वो इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि थर्ड रो का पिवोट 1 है, इसके नीचे भी यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, R4 goes to R4 plus R3। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी आपको करने में। ठीक, तो ये बस लास्ट ऑपरेशन बचा हुआ है। तो फर्स्ट 3 रो को एज इट इज लिख देते हैं, 1 1 0 1 एज इट इज एंड 4। सेकेंड रो क्या है, 0 -2 0 -6 एंड -1। ठीक है, थर्ड रो क्या है आपका, 0 0
1 minus 1 and 1 and the last one is, अब लगा देते हैं R4 goes to R4 plus R3 तो 0 plus 0 0 0 plus 0 minus 1 plus 1 0 and 1 minus 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, सारे रो 0 हो गए और लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1। अब ये जो फाइनल मैट्रिक्स आई है अगर आप ध्यान दें तो ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स हमारे इकोलॉन फॉर्म में है क्योंकि ये इकोलॉन फॉर्म की सारी शर्तें वो फॉलो करती है। ये था आपका स्टेप 1। इस क्वेश्चन का नया स्टेप 1 क्या था कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखिए पहले जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, फिर उसे आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जहां तक आप जब आ गए तब आपका बेसिक का टेस्ट होगा। क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि राइट हैंड साइड वेक्टर नॉन जीरो है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए क्या कि सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस के कब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कब नो सॉल्यूशन होते हैं। तो रिजल्ट्स मैं लिखता हूं, इन रिजल्ट्स को फॉलो करेंगे। रिजल्ट क्या है, पहले हम कंसिस्टेंसी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कि अंडर व्हाट कंडीशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। ये कंडीशन क्या है, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये जो है ये बराबर है, ये इक्वल है, तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और ये इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले रैंक ऑफ ए देख लेते हैं क्या है। रैंक ऑफ ए देखना है तो ए क्या है, ए आपकी यहां से यहां तक है, ठीक है। तो आप यहां पे हैंड रख लीजिए अगर आप कंफ्यूजन ना हो तो आप देख सकते हैं। इसको मत देखिएगा क्योंकि ये पूरा देखेंगे तो एज ए होल इट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेकिन लास्ट कॉलम को हटा देंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपकी क्या है, वो ए है। तो रैंक ऑफ ए क्या है, देखिए इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करें क्योंकि मैट्रिक्स अगर इकोलॉन फॉर्म में है तो उसकी रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो बी कॉलम की तरफ मत देखिए, सिर्फ इतना पे देखिए। तो 1 2 3 रो ही कहते हैं नॉन जीरो रो है ए में, और ये चौथी रो क्या है, जीरो है। इसकी तरफ मत देखिएगा, इसकी तरफ हैंड रख लीजिएगा क्योंकि ये बी कॉलम को आपने ऐड किया है। मैट्रिक्स सिर्फ यहां तक है, ए मैट्रिक्स ए सिर्फ इतना है। तो मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 विच इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in the echelon form of A। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। अब यहां पर मत देखिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इतना तो आपने कर लिया कि रैंक ऑफ ए तो हमेशा 3 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन कहता है क्या। अब ऑप्शन की ओर पहुंचिए आप, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, या लैम्डा इक्वल टू 1 वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है देन द सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, दोनों ही दे दिया है कि लैम्डा इक्वल टू 1 अगर लेते हैं तो देखिए क्या शर्त बनती है। तो चलिए लेके चलते हैं, देखते हैं। लेट लैम्डा इक्वल टू 1, अगर आप लैम्डा इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 पे। तब आपका क्या होगा, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों ही क्या होगी, दोनों ही आ जाएगी आपकी 3, ठीक। क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है तो ये 0 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए तो 3 थी ही, अगर पूरी मैट्रिक्स को देखें तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, उसकी भी रैंक 3 है। तो एक चीज तो सही है, अगर लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे तो एक शर्त तो कंप्लीट हो गई। पूछिए क्या, कि सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसमें ये दोनों ऑप्शंस लेते हैं, ऑप्शन बी और डी को देखिए, दोनों को ही देख लेते हैं। अगर लैम्डा इक्वल टू 2 ले लेते तो क्या प्रॉब्लम होती, अगर आपने लैम्डा इक्वल टू 2 लिया तो लैम्डा माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, आपने क्या लिया लैम्डा इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लैम्डा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो इन केस लैम्डा इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए जो है वो तो आपकी 3 रहेगी, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पे ये नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी जो कि 1 है। तो अगर आप पूरी मैट्रिक्स को देखें जो कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक आ जाएगी 4। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2। तो इस केस में तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा भैया, नो सॉल्यूशन।
इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब पता है क्या, ये जो दो ऑप्शन थे बी और डी कि लैम्डा इक्वल टू 2 का सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन या लैम्डा 2 का सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये जो केस ही अराइज नहीं होता। क्यों कि बेसिक्स कहता है कि सिस्टम ऑफ जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है तो उसकी कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या, उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। और लैम्डा इक्वल टू 2 आपने लिया तो रैंक ऑफ ए तो 3 था, लेकिन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, जब इस लाइन को भूल जाइए आप पूरी मैट्रिक्स को देखिए तो यहां पे एक नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी जो कि क्या है 1, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी 4 और 3 और 4 तो बराबर होती नहीं है। तो ऑप्शन बी डी तो वैसे हट गया क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, हम यूनिक और इनफाइनाइट की बात क्या करते हैं। इसका मतलब हमारे पास अब दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 वाला केस। दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या बनती है कि लैम्डा इक्वल टू 1 पे या तो यूनिक सॉल्यूशन है या तो कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लिखा है ना, देखिए बी पे ए पे लिखा है यूनिक सॉल्यूशन और सी पे लिखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे एक चीज तो बन गई हमारी, दिस इंप्लाइज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया। अब सॉल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करता है तो यही नेचुरल क्वेश्चन आता है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यहीं से आता है हमारा बेसिक्स। कई तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा यहां पर कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है अगर तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि फ्री वेरिएबल, ठीक। तो कई तरीके से आप समझिएगा। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, ऐसा तो नहीं ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n माइनस आर। अगर ये n माइनस आर की वैल्यू 0 आ गई तो हम कहेंगे फ्री वेरिएबल है ही नहीं, फ्री वेरिएबल है ही नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे n क्या होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ अननोन्स, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसमें कितने अननोन है, x है, y है, z है और t है। तो n की वैल्यू क्या है 4। r क्या होता है, r होता है आपका रैंक ऑफ a। रैंक ऑफ a क्या है, आपने निकाला है 3, तो 4 माइनस इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक फ्री वेरिएबल मिलेगा, और एक भी फ्री वेरिएबल मिल गया मतलब जिसको आप आर्बिट्रेरी वैल्यू दे सकते हो, तो सॉल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक तो ये तरीका है बोलने का कि अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट के साथ ही साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेगा। दूसरा और तरीका है देखने का, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। रिजल्ट्स हैं ये सारे, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। सिस्टम को पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, फिर ये सारी कंडीशंस को देखिए। दूसरी शर्त ये भी होती है, या तो ऐसे देखिए फ्री वेरिएबल सेल्स में, या ऐसे भी देख सकते हैं आप कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है, ठीक है। अगर आपका यहां पे तो जो है n क्या है आपका देखा है आपने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि अगर आपने सॉल्व किया और आपने देखा रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a b ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, बट दिस इज लेस देन n, ठीक है। n क्या है आपका, n आपका क्या है 4 नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, और देख रहे हैं रैंक ऑफ a क्या है 3, ठीक है, दिस इज लेस देन n। अगर ऐसा है तो भी हम कहते हैं क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये शर्त तो ये बताती है कि भाई आपका जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, होमोजेनियस सॉरी नॉन होमोजेनियस सिस्टम, वो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होके बट n से कम है तो हम ये कहते हैं कि कंसिस्टेंट तो है बट सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो इनफाइनाइट होगा। इसका भी कनेक्शन इसी से है, देखिए अगर आप n माइनस आर की तरफ देखें तो ये जो वैल्यू है बेसिकली क्या, ये r है, ठीक है, और ये कहता है क्या कि आपका r जो है वो n से छोटा होना चाहिए। अगर r जो है n से छोटा है, ठीक है, तो n माइनस आर क्या होता है, वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और n माइनस आर क्या है, वो क्या है, फ्री वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट, तो बात वही है, कहने का तरीका आपका अलग है। तो ये था सारे इस क्वेश्चन का बेसिक्स, कि अगर आपको इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप मेरे लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।